नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का 9वां पाठ नागार्जुन के प्रश्नोत्तर करेंगे। नागार्जुन के शब्दार्थ और पाठ का सरलार्थ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसका पहला प्रश्न है, ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कबूतर, गौरैया, झिंगूर, मेंढक। इसमें से सही है गौरैया। दूसरा प्रश्न है, नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? मैथिली, अवधी, बांग्ला, ब्रजभाषा। तो इसमें सही है मैथिली। तीसरा प्रश्न है, उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? इसका उत्तर है, इस कविता में प्रातः काल का वर्णन हुआ है। चौथा प्रश्न है, खेतों की मिट्टी पतराई हुई क्यों थी? उत्तर है इसका, भीषण गर्मी के कारण खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। पांचवा प्रश्न है, कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है? इसका उत्तर है, गर्मी के कारण आकाश में दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। धूप और धूल के कारण आसमान बदरंग लग रहा था। छठा प्रश्न है, उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? इसका उत्तर है, उषा काल का दृश्य पल पल बदल रहा था, अतः कवि को डर था कि कहीं वह सुंदर दृश्य शीघ्र ही अपनी सुंदरता को न खो दे। सातवां प्रश्न है, कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, कविता में हिमगिरी हिमालय को कहा गया है, जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी है। आठवां प्रश्न है, वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं? इसका उत्तर है, सारे जगत को अपने ताप से तपाती ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु ने बाहर कर दिया, अर्थात वर्षा ऋतु के आते ही गर्मी खत्म हो गई। वर्षा ऋतु आते ही आकाश में घटाएं घुमड़ने लगी, बदरंग आसमान श्याम रंग में रंग गया, बूंदें बरसते ही प्यासी धरती तृप्त हो गई, किसानों के मुख पर मुस्कान थिरकने लगी, रातें झिंगुरों की झनकार से गूंजने लगी, अर्थात रात में बोलने वाला झिंगुर पक्षी बोलने लग गया। वीरान वनों में भौरों की मधुर कूकें सुनाई देने लगी कि जो वीरान जंगल थे उनमें भौरों की मधुर आवाज़ आने लगी। सूखी जा रही दूब फिर से हरी हो गई। वर्षा के अभाव के कारण जो घास थी वह सूख रही थी, लेकिन वर्षा ऋतु के आते ही वह हरी होने लग गई। वर्षा का राज्य आते ही गर्मी अपना सारा सामान समेटकर चलती बनी। 9वां प्रश्न है, उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। इसका उत्तर है, कवि नागार्जुन की काव्य कला इस छोटी सी रचना में मनमोहक रूप में सामने आई है। कवि ने सटीक शब्दावली का प्रयोग करते हुए अपनी शब्द चित्र सजाने की कला का पूरा प्रदर्शन किया है। भाषा शैली के कुशल प्रयोग से कवि ने उषाकालीन प्राकृतिक दृश्यावली को पाठकों के सामने साकार कर दिया है। आगे बढ़ा शिशु रवि, शिशु यानी छोटा सूर्य, में मानवीकरण का सुंदर उपयोग है। कवि के साथ इस कविता के पाठक भी कवि की कल्पना एवं कैंची से उभारे गए शिल्प सौंदर्य को अपलक देखते रह जाते हैं। अपलक यानी एकटक दृष्टि से देखते रह जाते हैं। 10वां प्रश्न, कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कल और आज कविता में कवि ने अपने प्रकृति प्रेम का परिचय कराया है। ग्रीष्म ऋतु के झुलसा देने वाले ताप के पश्चात
सजल एवं शीतल वर्षा ऋतु के आगमन से होने वाले सुखद प्राकृतिक परिवर्तन का कविता में चित्रण हुआ है। कवि ने दो ऋतुओं के माध्यम से सामाजिक जीवन के दो पक्षों को प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म की मार से प्रकृति को कोसते किसान, बेचैन पक्षियों का धूलि स्नान, खेतों की मिट्टी की पतराई काया, गर्मी के प्रकोप से धरती के भीतर छिपे बैठे मेंढक, उदासी बरसाता बदरंग आसमान, ये सभी दृश्य समाज के संकटग्रस्त जनजीवन के प्रतीक है। दूसरी ओर कवि ने वर्षा ऋतु के रूप में सुशासन से प्रसन्न जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। आसमान से अब आग नहीं, शीतल बूंदें बरस रही है। बादलों के तंबुओं ने धूप को रोककर सर्वत्र छाया कर दी है। सर्वत्र यानी सब जगह है। गर्मी की वीरान रातें अब झिंगुरों का शहनाई बजा रही है। भौरों के शोर से जंगल गूंज रहे हैं। इस प्रकार परिवर्तन की बयार ने ग्रीष्म के कुशासन का अंत कर दिया है। 11वां प्रश्न है, आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय कवि की तरह प्रफुल्लित हो उठता है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, प्रकृति और मनुष्य का सदा सदा यानी हमेशा से अटूट संबंध चला आ रहा है। प्रकृति के विविध मनोहारी दृश्यों ने सदा मानव मन को आकर्षित और प्रफुल्लित किया है। मुझे भी प्रकृति दर्शन का बड़ा चाव रहा है। चाव यानी इच्छा। नगर के बीच रहते हुए प्रकृति के सुंदर स्वरूप के दर्शन के अवसर कम ही मिल पाते हैं। फिर भी जब भी ऐसा अवसर आता है, मैं उसका पूरा आनंद लेने का प्रयास करता हूँ। पिछली गर्मियों में मुझे हरिद्वार जाने का अवसर मिला। वह गंगा की गंभीर और विस्तृत धारा को देख मैं कुछ समय के लिए अपने आप को भूल सा गया। जब देवी दर्शन के लिए उड़न खटोले में बैठकर धरातल से पर्वत शिखर यानी चोटी की ओर चला तो पहले डर गया, किंतु ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे का विहंगम यानी अद्भुत दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे मन में अपूर्व प्रफुल्लता भरती चली गई। प्रकृति की विराटता, वन उपवन और नए नए स्वरूप और श्रृंगारों को देखकर मैं भी कवि नागार्जुन की भांति अपलक उन दृश्यों को निहारता रह गया।